नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकसभा चुनाव अभी लगभग पौने 2 साल है। 2024 के अप्रैल में लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन लोकसभा को जीतने के लिए कवायद अभी से शुरू हो गई है। विपक्ष भी एकताबद्ध हो रहा है और सत्ता पक्ष भी साम दाम दंड भेद लगाने की जुगत में है और उसके लिए तैयारियां कर रही है। खास करके विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अगर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ उपयोग हो रहा है तो वह लोकसभा की तैयारी का हिस्सा है। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार गए थे और बिहार में उन्होंने कहा कि विपक्ष बचेगा ही नहीं, विपक्ष की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही शक्तिशाली पार्टी है, देश ही नहीं बल्कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है। तो दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, तलवारें खींच रही हैं और एकता की, विपक्षी एकता में जान डालने की कोशिशें हो रही हैं। इसी कोशिश के तहत कल यानी बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बिहार पहुंचे और वहां पर सत्ता पक्ष के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मुलाकात किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव की चुनावी गहमा गहमी के बाद फिर से चुनावी गहमी गहमा शुरू हो गई है और उसकी शुरुआत बिहार से मानी जाती है। वैसे भी बिहार क्रांतिकारियों और क्रांति का क्षेत्र रहा है, वहीं से कोई शुरुआत होती है, नई शुरुआत होती है। चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो गांधी जी का आंदोलन हो, वहीं से शुरू हुआ और सफल हुआ। तो बिहार से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पदच्युत करने के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कसमसाहट बिहार से ही शुरू हुई है। गुजरात, हिमाचल के चुनाव के बाद तैयारी जोर शोर से युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में हारती है तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारने वाली है। और अगर दोनों जगहों पर उसे विजय मिलती है तो विपक्ष मायूस होगा जरूर, लेकिन कोशिशों में कोई कमी नहीं होने देगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साम दाम दंड भेद, छल बल का प्रयोग करके, बाहुबल का प्रयोग करके, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतती है, उसके इन कृत्यों पर पूर्ण विराम लग जाएगा अगर वह गुजरात और हिमाचल प्रदेश को हार गई तो। ऐसे में अगर केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री से मिलते हैं और यह माना जाता है कि केसीआर के चंद्रशेखर राव ममता के बहुत नजदीकी है, ममता दीदी से उनकी बहुत अच्छी बनती है, अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, घरेलू संबंध। तो शायद उन्हीं का संदेश लेकर के ममता के फार्मूले को लागू करने के लिए केसीआर तेलंगाना से चल करके पटना पहुंचे और उन्होंने ममता के फार्मूले को रखा। आपको बता दें कि ममता का फार्मूला क्या है।
ममता दीदी ने एक फार्मूला बनाया था उस समय जब वे बंगाल को फतह करके और लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की एकता पर जोर दी थी और काफ़ी समय तक उन्होंने दिल्ली में रह करके और दूसरे प्रदेशों में जा कर के एक मुहिम चलाई थी विपक्षी एकता के लिए। तो ममता का फार्मूला ये है कि जिस राज्य में विपक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसी के छांव तले बाकी विपक्ष भी मिल करके चुनाव लड़े और रणनीति के तहत जन समस्याओं को रखे, जाति समीकरण को बैठाए, सामाजिक समीकरण को बैठाए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बदनाम हो चुके हैं, इतना कुख्यात हो चुके हैं कि उनकी हार होगी। ममता के इस फार्मूले में यह भी है कि कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करें। जाहिर है कि ममता बनर्जी इसमें अपने प्रधानमंत्री पद की उम्मीद रख करके ही उन्होंने अपना फार्मूला जारी किया था। अगर कांग्रेस मुक्त रहेगा तो राजीव गांधी या कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बनेगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी विपक्षी एकता में और अलग थलग पड़ जाएगी कांग्रेस। और उसी कांग्रेस से निकल करके ममता दीदी आई हैं और नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना करके बंगाल में राज कर रही है और उसी कांग्रेस को जड़ से मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं ममता बनर्जी भी और नरेंद्र मोदी भी। नरेंद्र मोदी को तो मान लिया कि विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो तो शुरू से ही 2014 से ही कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं और अभी तक बना नहीं पाए और कभी बना भी नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुक्त, भाजपा मुक्त भारत बनाने की जो कवायद चल रही है और आपस में दो ध्रुवों का मिलन हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बौखलाना और उसे ऐसी ऐसी बातें बोल जाना जो कि शोभा नहीं देती है सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी के जनाधार को देखते हुए जिस तरह से बौखलाई हुई है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, कोई भी घोटाला नहीं, उसके बावजूद सीबीआई से परेशान किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कभी केजरीवाल को, कभी सिसोदिया को और कभी सत्येंद्र को। और जितने भी नेता हैं इसमें से 62 विधायकों में से 40 विधायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोपों के घेरे में लिया था, लेकिन वे कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं है और आम आदमी पार्टी इतना सातिर पार्टी होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी की चाल का जवाब वो नरेंद्र मोदी के ही रास्ते, नरेंद्र मोदी के ही पद चिन्हों पर चल करके दे रही है। अगर नरेंद्र मोदी ने गुजरात को जीतने के लिए गुजरात मॉडल को लागू करके पूरे देश को जीतने की बात कही थी, तो आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल दिल्ली मॉडल को लेकर के पूरे देश को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ही नहीं बल्कि गुजरात और हिमाचल में जनाधार बढ़ाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने और बिजली फ्री,
शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री का नारा दिया है, महिलाओं को फ्री फंड, जिस तरह से उन्होंने पूरे गुजरात में घूम घूम करके आदिवासी समाज में भी जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा है और लाभार्थियों को, मतदाताओं को लाभ पहुंचाने की बात कही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे हैं। और यही वजह है कि बौखलाहट में, खिसियाहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीबीआई का, ईडी का, आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन एजेंसियों को भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 19 अगस्त को रेड पड़ी थी सिसोदिया के यहां और यह लग रहा था कि बस 1-2 दिन के अंदर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 19 अगस्त के बाद 11-12 दिन बीत गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और हमें तो अब लगता है कि गिरफ्तारी होगी भी नहीं। आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रमुख दिल्ली विधानसभा में संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए यह बात कही थी कि अगर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया तो 10% वोट गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाएंगे आम आदमी पार्टी। और इस बात को मोदी जी पहले से ही सोच रहे हैं कि अगर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया तो एक सहानुभूति की लहर दौड़ेगी गुजरात में, हिमाचल में और उन राज्यों में जहां पर कि नज़दीक चुनाव होने वाले हैं। यहां पर तो जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, दिसंबर तक ही। बाकी उन राज्यों पर भी इसका असर जाएगा जहां पर दिसंबर के बाद चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और गिरफ्तारी अगर की जाती है तो केजरीवाल इतना ढोल पीटेंगे कि उसका फायदा जरूर उठाएंगे। 10% ही नहीं, 10% से भी ज्यादा वोट, सिंपैथी वोट हासिल करें। और इस बात को नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और सिंपैथी वोट हासिल न करने पाए, इसलिए सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब आए बिहार में जिस तरह से कल नीतीश कुमार से मिलकर के केसीआर ने एक रणनीति बनाई और ममता फार्मूले को लागू करने के लिए बाकी विपक्ष के साथ साझा बातचीत करने की बात कही है, उसमें कितना प्रगति होती है और उनकी यह मुहिम कितना रंग लाती है, इसे अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाएगा, ममता फार्मूले में ये दोनों नहीं हैं, अगर कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाएगा तो ये ममता फार्मूला अधूरा रहेगा और लोकसभा चुनाव जिताने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़े दिल के साथ सभी पार्टियों को सामने आना चाहिए। ममता दीदी को, शरद पवार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को, जितने भी विपक्ष में हैं, हर राज्यों के कद्दावर नेताओं को एक होना होगा और एक थर्ड फ्रंट के नाम पर नीतीश कुमार ने कहा इस बार थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। अब ये मेन फ्रंट क्या होता है? थर्ड फ्रंट से ज्यादा कुवत रखता है, थर्ड फ्रंट से ज्यादा मजबूत होता है, इसे तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन मेन फ्रंट का स्वरूप क्या होगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन शामिल होगा, इस बात को नीतीश कुमार ने स्पष्ट नहीं किया। तो जहां तक बात विपक्षी एकता की है, अगर अभी से ये एकता हो जाती है गुजरात और हिमाचल चुनाव के रिजल्ट के पहले, तो हमें लगता है कि
ज्यादा ही ताकत मिलेगी और अपनी बात को मनवाने के लिए विपक्ष के लोग जनता के बीच जा सकेंगे, मतदाताओं के बीच जा सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामियों को चुन चुन करके लोगों को बता सकते हैं। महंगाई की वजह, बेरोजगारी की वजह, कोरोना से मारे गए 47 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की वजह, स्वास्थ्य बद इंतजामी की वजह, अगर इन सारी वजहों को लेकर के विपक्ष जनता के बीच जाता है, गांव में, चौबारों में, चौपालों में, गलियों में, कस्बों में अगर इस बात को उठाने में विपक्ष कामयाब होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष की जीत हो सकती है, क्योंकि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सब जवाब दिखाए थे, किसानों को आय दुगनी करने की, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने की, हर साल 8 साल बीत चुके हैं, अगर प्रधानमंत्री 16 करोड़ नौकरियां दे दिए होते तो उन्हें चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन 16 करोड़ की बात तो दूर, 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दे पाए 8 सालों में। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में सलाह मशविरा करके जिस तरह से साम दाम दंड भेद लागू करके चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, इससे भी विपक्ष को सावधान रहना चाहिए। ईवीएम का खेला भी खेला जा सकता है लास्ट मोमेंट में, जब उन्हें लगेगा कि अब हम हारने वाले हैं तो ईवीएम का खेला भी खेल सकते हैं। इसलिए ईवीएम को बदलने और पहले की तरह पर्ची पर मुहर लगा करके चुनाव करने की मांग करनी चाहिए और इसके लिए राष्ट्रपति के पास याचना भेजनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में गुहार मचानी चाहिए कि ईवीएम को हटाया जाए, इससे धांधली होती है या धांधली की आशंका है। और अगर सारा विपक्ष एकजुट होकर के ईवीएम को हटाने की मांग करता है तो हटाना ही पड़ेगा। और अभी बहुत समय है चुनाव की तैयारी करने की। पेपर बैलेट से चुनाव कराने में कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती है, बल्कि ईवीएम से ही चुनाव कराने में तैयारी करनी पड़ती है। तो जिस तरह से बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है और जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया है, हर राज्यों में उसके लोग बिखर चुके हैं और यह जिम्मेदारी साम दाम दंड भेद से जीतने के लिए फिर से अमित शाह को सौंप दी गई है कि किसी भी तो तरह से विपक्ष को ध्वस्त करना है, विपक्ष को नेस्तनाबूद करना है और चुनाव जीतना है। इसीलिए महाराष्ट्र से लेकर के और आज झारखंड तक सरकारें गिराने की जो कवायद चल रही है, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कहें कि गोवा से लेकर के 8 से अधिक सरकारें गिराई जा चुकी हैं विपक्ष की, और जो बची हुई हैं उनको भी गिराने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। लेकिन वो ताकत राजस्थान में काम नहीं आई। ऑपरेशन लोटस राजस्थान में नहीं काम कर सका, फेल हो गया। दिल्ली में फेल हो गया। आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया। अब देखना है कि बिहार में भी काम नहीं आया। वहां पर नीतीश के लोगों को, नीतीश के मंत्रियों को, नीतीश के विधायकों को खरीदने के पहले ही उन्हें भनक लग गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार से 9-2-11 कर दिया। तो इस तरह से बिहार में भी इनका ऑपरेशन लोटस काम नहीं कर सका। अब झारखंड में अभी संघर्ष चल रहा है
मुख्यमंत्री सोरेन अपने विधायकों को बचाते फिर रहे हैं। अब देखिए वे कहां तक कामयाब होते हैं। दिल्ली, बिहार, राजस्थान की तरह वे भी अपने को बचा पाते हैं, या फिर महाराष्ट्र की तरह कोई एकनाथ शिंदे मिल जाता है और झारखंड की सत्ता उसके हाथ में चली जाती है। ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो राजनीतिक गतिविधियां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुरू हुई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का है पहला अभियान है बूथ लेवल पर काम करना, और दूसरा अभियान है भारतीय जनता पार्टी का जातीय समीकरण बैठाना, और तीसरा अभियान है विपक्ष को नेस्तनाबूद करना, कमजोर कर देना, नष्ट कर देना। अब इन गतिविधियों से विपक्ष कैसे अपने को बचा सकता है, कैसे विपक्ष अपनी सरकार को बचा सकता है, कैसे विपक्षी एकता हो सकती है, कैसे थर्ड फ्रंट या मेन मोर्चा या राष्ट्रीय मोर्चा बन सकता है, इस पर विपक्ष को विचार करना है। समय अभी है, लेकिन अब ज्यादा समय तक समय नहीं रहेगा। और अगर 2024 के लिए अभी से कमर नहीं कस लेते हैं विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष के लोग, विपक्ष में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, अगर अभी से कमर नहीं कसते हैं तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में जाएगा, उनके फेवर में जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि जनता में जिस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, महंगाई, भूख, बेरोजगारी से जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुमलों की बौछार करके जुमलों को गढ़ करके चुनाव जीता था 2014 में, 2019 में, अब वह जुमले काम नहीं आएंगे, नए जुमले गढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अब उनसे जनता भी सावधान हो गई है, मतदाता भी परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और जिस तरह से बदहाली में जी रहे हैं, महंगाई के दंश को झेल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाने के लिए मतदाताओं ने भी सोच लिया है, विपक्ष ने भी सोच लिया है, बुद्धिजीवियों ने भी सोच लिया है, और पूरे राष्ट्र ने सोच लिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे। नमस्कार।